इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे मेनली गेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैसेज देना चाहूँगा मैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं जो ये फ़िक्र करते हैं कि मेरी वीडियो चल नहीं रही है, वीडियो में 30-35 व्यू आ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो चलेंगी। ये इस बात की श्योरिटी है कि वीडियो चलेंगी। मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे कि मेरी वीडियो कोई देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। मेरा मेन पर्पज़ है लोगों की हेल्प करना, जितने ज़्यादा लोग वीडियो देख पाएँ उनको दिखा पाना, ठीक है। मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है जिनको वीडियो नहीं देखनी, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और की ज़रूरत बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे ये है कि मैं अगर बाय द वे कोई और जो नीडी है जिसको वीडियो मेरी चाहिए, मैं उस तक पहुँचना चाहता हूँ। जिस दिन उस तक वीडियो पहुँचने लग जाएगी तो उस तक तो मेरी वीडियो पे व्यूज़ भी आने लग जाएंगे, लाइक्स भी आने लग जाएंगे। कंटेंट में दम है, अगर वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगी, और वीडियो समझ में आएगी तो लोग देखेंगे, ठीक है जी। तो उन लोगों के लिए एक मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल होती है कि मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ठीक है जी, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां भी बनेगा, लोग भी साथ आएंगे, ठीक है। उस बात की चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। वीडियो बनेंगी। वीडियो अभी लेक्चर सब्जेक्ट 1 चल रहा है, ठीक है। अभी RAC चल रहा है, इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आएगा, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स आएंगे। जिसका जो इंटरेस्ट होगा उस तक वो पहुँचेगा भी। जिस दिन वो पहुँचेगा तो वीडियो पे व्यू भी आएंगे, लाइक्स भी आएंगे। अभी मेरे 83 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा कुछ है भी नहीं कि भाई कोई लोग बोलते अरे अभी तक 83 सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 83 के 800 भी होंगे, फिर 8000 भी होंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो उससे ज़्यादा भी होंगे। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हे भगवान मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दे, हे भगवान मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दे, ऐसा नहीं है। मैं कृष्ण की उस बात में विश्वास रखने वालों में से हूँ जो उन्होंने बोला था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मे ते संगोस्तवा कर्मणि। ठीक है जी। तो इस बात के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहने वाला है VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हम VCRS का यूज़ कर रहे थे तो VCRS में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि हमें VARS की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इसके लिए जानते हैं, आइए वीडियो देखते हैं। मैं सुमित मलिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल मकैंची मलिक साहब पे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों VARS क्या है? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो पहले तो ये है क्या, इसका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को एक बात पता है कि अगर हम VCRS की बात करें, मैं दोनों बना देता हूँ, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ VCRS, आप बनाते हैं VARS, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो VCRS में क्या था, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं कंसीडर करूँ तो अगर हम बात करें, ये था हमारा VCRS, ठीक है। VCRS में आपके 4 कंपोनेंट थे, आप सभी को पता है। सबसे पहले क्या था? कंप्रेसर, जिसका मेन काम क्या था? कंप्रेसर का मेन काम क्या था? प्रेशर को और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। उसके बाद ये कंप्रेसर क्या करता था?
ड्राई सैचुरेटेड को ही हीट करके वो क्या कर देता था, सुपर हीट कर देता था। और इसके बाद यहाँ पे हमारा कंडेंसर में आता था, वहाँ पे हाई प्रेशर पे ले जाता था। वो हाई प्रेशर पे ले जाने के बाद कंडेंसर क्या करता था, कंडेंसर उसमें से हीट एटमॉस्फेयर को दे देता था, हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता था। तो हीट एक्सट्रैक्ट करने से क्या होता था, उसका टेम्परेचर में गिरावट, टेम्परेचर तो सेम रहता था ऑलमोस्ट, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहती थी इसमें। तो ये क्या करता था, कम उसको कंडेंस कर देता था, वेपर को ना कंडेंस कर देता था। तो कंडेंस करने से फिर क्या फ़र्क पड़ता था, वो हमारा जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड लिक्विड की स्टेट में आ जाता था। उसके बाद आता था एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, थ्रोटलिंग डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, थ्रोटलिंग डिवाइस। जब थ्रोटलिंग डिवाइस के अंदर आता था, थ्रोटलिंग डिवाइस में क्या होता था, यहाँ से हमारा लिक्विड एक्सपेंड होता था। एक्सपेंड होने से क्या फ़र्क पड़ता था, उसका प्रेशर रिड्यूस होता था, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता था। टेम्परेचर रिड्यूस होने से हमें साइकिल का मिनिमम टेम्परेचर मिलता था। वो कहाँ मिलता था, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर कौन सा एरिया है, इवेपोरेटर वो एरिया है जहाँ पे हमें यू कैन से हम आउटपुट ले रहे हैं, जहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये हमारे चारों कंपोनेंट थे, ये हमारा कंप्लीट VCRS था। लेकिन अब आप एक बात बताइए, अगर हम VCRS का साइकिल भी ड्रॉ करें, TS डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम देखें VCRS में 1 2 3 4 ये हमारा VCRS रहता था। वर्क की इनपुट हम कहाँ दे रहे हैं, वर्क की इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्क की इनपुट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हमारा कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर को हमें वर्क देना पड़ रहा है। और वर्क किस फॉर्म में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो वर्क इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं हमारे, यू कैन से इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं पहुँचती। ठीक है, तो हर जगह ऐसी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली पूरी नहीं हो सकती। अगर हम बात करें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं दे सकते हम, तो वहाँ पे क्या हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम बन ही नहीं सकता। तो ऐसा है ना कि कंप्रेसर को चलाने के तो बहुत बिजली चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हमें रेफ्रिजरेशन कभी अचीव ही नहीं होगी, अचीव होगी। उसी का सॉल्यूशन है VARS, उसी का सॉल्यूशन है VARS। अगर मैं अभी यहाँ पे कंप्रेसर को रिप्लेस करूँगा कुछ कंपोनेंट से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा रेफ्रिजरेशन कैसे अचीव हो रही है। दूसरा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जा रही है। ठीक है, ख़त्म नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम VARS के अंदर क्या है, बहुत सारे रिमोट एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमारे, बहुत सारे रिमोट एरिया ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी नहीं मिल पाती। तो अगर बाय द वे हम बात करें, वहाँ पे रेफ्रिजरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ कर सकते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या रहेगा, कंडेंसर भी बिल्कुल सेम रहेगा, एक्सपेंशन डिवाइस भी बिल्कुल सेम रहेगा, इवेपोरेटर भी बिल्कुल सेम रहेगा। बट एक चीज़ चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्रेसर नहीं यूज़ होगा। तो कंप्रेसर नहीं यूज़ होगा तो क्या होगा, कंप्रेसर की बजाय यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर की बजाय यहाँ पे हम 2 से 3 इक्विपमेंट लगा देंगे जो कंप्रेसर का ही काम करेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लगा देंगे यहाँ पे एब्जॉर्बर। क्या, सबसे पहले लगा देंगे एब्जॉर्बर। काम क्या है एब्जॉर्बर का समझेंगे अभी। सबसे पहले लगा देंगे एब्जॉर्बर, उसके बाद लगा देंगे पंप, उसके बाद लगा देंगे पंप, उसके बाद लगा देंगे जनरेटर, लास्टली हम लगा देंगे एक PRV। PRV क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व।
और उसके बाद हमारा जो है बाकी सिस्टम एज इट इज़ रहेगा। अगर हम बात करें, हमने क्या किया, कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया 3 मेन इक्विपमेंट से। 3 मेन इक्विपमेंट क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? एब्जॉर्बर। सबसे पहला है एब्जॉर्बर, दूसरा क्या है? पंप, और तीसरा क्या है? जनरेटर। 3 मेजर इक्विपमेंट हैं। एक PRV है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, केवल इसका काम क्या है? प्रेशर को रिड्यूस करना। ठीक है जी। तो 3 मेन कंपोनेंट हैं, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। तो एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर का काम क्या है? इनको यूज़ क्यों करते हैं? हम कंसीडर करते हैं, नॉर्मली हम अब तक देखते आए हैं कि हम एक रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। जो कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे? हम R11, R12, R134, R22 और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं, अमोनिया या और भी काफ़ी सारे रेफ्रिजरेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं कि तो ये रेफ्रिजरेंट अब अभी तक क्या कर रहे थे? डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे, क्योंकि कंप्रेसर क्या है, हम क्या करते? इवेपोरेटर में उसको इवेपोरेट करते थे, मतलब उसको वेपर फॉर्म में ले आते थे, और वेपर फॉर्म में लाने के बाद हम क्या करते थे? उसको डायरेक्ट कंप्रेसर में डालते थे। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर इज यूज टू हैंडल वेपर्स। काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। कंप्रेसर इज यूज टू हैंडल वेपर्स। वेपर्स जो हैं, वेपर्स का प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, वो करने के बाद हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर और टेम्परेचर अचीव कर लेंगे, कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में उसको लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफाई करने के बाद इसकी हीट यहाँ से निकल जाएगी। एक्सपेंशन वाल्व में क्या करेंगे? उसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे, और प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होगा? टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, और टेम्परेचर रिड्यूस होने से हमें रेफ्रिजरेशन मिल जाएगी। यही हमारा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? सबसे पहले यूज़ किया एक एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर का काम क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, हमारा कभी भी डायरेक्ट एक रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं होता, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का मिक्सचर यूज़ होता है। रेफ्रिजरेंट मैं कंसीडर करता हूँ, तो सबसे पहला हमारा जो सिस्टम है, एक बहुत ही मतलब यू कैन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड VAR सिस्टम कौन सा है? अमोनिया वाटर। अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें अमोनिया जो है, अमोनिया काम करती है रेफ्रिजरेंट का, और वाटर जो है, वाटर काम करता है किस चीज़ का? एब्जॉर्बेंट का, एब्जॉर्बेंट का। ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का काम क्या है? अब कंसीडर करो, यहाँ पे हमारे पास है अमोनिया, यहाँ पे है अमोनिया, इवेपोरेटर से निकली, कैसी? इवेपोरेटर से निकली वेपर अमोनिया, अमोनिया के वेपर्स। ठीक है ना, अमोनिया के वेपर्स। अगर हम साइकिल के हिसाब से भी सोचें तो इवेपोरेटर से जब निकलती है तो लो प्रेशर पे होती है, तो ये कैसी है? लो प्रेशर अमोनिया वेपर, लो प्रेशर अमोनिया वेपर। ये क्या है? अगर हम इनको हीट करना चाहें तो डायरेक्टली हीट करके हमें क्या करना है? प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाना है। हमें क्या पता है? वेपर का जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, Vg इज़ वेरी 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 हाई एज कम्पेयर टू Vf एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। Vg इज़ वेरी 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 हाई एज कम्पेयर टू Vf एज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वेपर का जो वॉल्यूम होगा वो फ्लूइड के वॉल्यूम के, लिक्विड के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उससे फ़र्क क्या पड़ता है? ये बहुत ज़्यादा हाई होने से क्या होता है, जब ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे हमें बहुत बड़ा कंटेनर चाहिएगा उसको वेपर को हीट करने के लिए। और जब बहुत बड़े कंटेनर में हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा यू कैन से हमारे को स्पेस रिक्वायर्ड होगा। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए बिग कंटेनर हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्बर यूज़ कर लेते हैं। एब्जॉर्बर क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे मैंने बताया अभी, वाटर जो है, लिक्विड वाटर जो है हम यूज़ कर लेते हैं। लिक्विड वाटर का काम क्या है? एक्चुअल में अकेला लिक्विड वाटर नहीं होता, इसमें थोड़ा सा अमोनिया भी रहता है। लिक्विड वाटर प्लस अमोनिया, ये वीक सॉल्यूशन होता है इसका। लिक्विड वाटर और अमोनिया का वीक सॉल्यूशन होता है। अमोनिया जो है पानी में बहुत अच्छे से घुल जाती है। तो जब मान लो कंसीडर करो यहाँ से अमोनिया आएगी, तो अमोनिया जो है पानी के अंदर, अमोनिया और
लिक्विड अमोनिया और यू कैन से लिक्विड अमोनिया और वाटर जो है ये लिक्विड वाटर और अमोनिया जो है इसके अंदर अमोनिया प्रॉपरली घुल जाएगी। और प्रॉपरली घुलने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा अमोनिया जो है अमोनिया इसके अंदर एंटर करेगी और एंटर करने से ये दोनों मिक्स हो जाएंगे प्रॉपरली। और मिक्स होने से क्या होता है, अमोनिया जब वाटर के साथ मिक्स होती है, अमोनिया जब वाटर के साथ मिक्स होती है तो इससे क्या होता है, हीट निकलती है, इससे हीट लिबरेट होती है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप से है कि जब अमोनिया वाटर के अंदर मिक्स होती है तो इससे ये यू कैन से हीट निकलेगी बहुत सारी। अब ये लिक्विड में मिक्स किया हमने वेपर को, तो क्या हो गया, हमारे पास टोटल ओवरऑल लिक्विड मिल गया, हमें लिक्विड अमोनिया मिल गई, हमें लिक्विड अमोनिया और वाटर का मिक्सचर मिल गया। तो लिक्विड अमोनिया वाटर का मिक्सचर है, यहाँ से हम इस हीट को जो है हीट को इफेक्टिवली यूज़ भी कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यू कैन से कूल वाटर जो है कूल वाटर जो है इसके अंदर से फ़्लो करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कूल वाटर जो है सारी हीट ले लेगा, तो हम इस हीट को यूज़ कर लेंगे। मतलब हीट क्या है, यहाँ से इस केस में यहाँ से हीट निकल रही है, मान लो एब्जॉर्बर है तो मैं इसको QA लिख रहा हूँ। ठीक है जी। पंप जो है, पंप का काम क्या है, पंप क्या करता है, पंप इज यूज टू हैंडल लिक्विड। और पंप का जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ यू कैन से, पंप के अंदर वर्क जो इनपुट होगा वो क्या होगा, VF/dP। जो हमारा कंप्रेसर था उसके अंदर क्या था, वॉल्यूम क्या था, वर्क VG/dP। और ये मैं अभी बता चुका हूँ VG/dP दिस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू VF/dP। ये कम है, ये वैल्यू बहुत कम है ना, निग्लिजिबल है इसके मुकाबले। तो पंप जो है, पंप को चलाने के लिए जितना हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा, इट विल बी वेरी वेरी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वर्क रिक्वायर्ड टू रन ए कंप्रेसर। ठीक है जी। तो पंप जो है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो पंप जो है, पंप क्या करेगा, ये लिक्विड प्लस वाटर अमोनिया, लिक्विड प्लस पंप क्या करेगा, पंप इस लिक्विड अमोनिया और वाटर के मिक्सचर को ये क्या करेगा, हीट कर, ये कर यू कैन से पंप अप कर देगा। पंप कर देगा मतलब इसका प्रेशर बढ़ा देगा। प्रेशर जब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे ये हमें हाई प्रेशर अमोनिया, हाई प्रेशर पे अमोनिया प्लस वाटर का मिक्सचर मिल जाएगा। हाई प्रेशर अमोनिया और वाटर का मिक्सचर मिल जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, जनरेटर में। कहाँ चला जाएगा, जनरेटर में। ये जनरेटर में चला गया। जनरेटर में जब जाएगा तो जनरेटर क्या है, जनरेटर में क्या करते हैं हम, ये एक तरीके से प्रेशर कुकर लगा लो आप। ठीक है, सिंपली जो प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या करते हैं, प्रेशर कुकर को अगर हम प्रेशर कुकर के अंदर कुछ भी लिक्विड हम डाल के हीट करेंगे तो क्या होगा, उससे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर क्या होगा, जनरेटर में के अंदर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर हमें अमोनिया तो मतलब मिल गई है, हाई प्रेशर अमोनिया में मिल गई है, बट हम क्या करेंगे, इसको दोनों को यू कैन से इसका टेम्परेचर बढ़ानी है अभी, क्योंकि पंप जो है टेम्परेचर निग्लिजिबल बढ़ाता है, ना के बराबर बढ़ाता है। घरों में मोटर यूज़ करते हो पानी की, जब मोटर यूज़ करते हैं तो अगर आप नॉर्मली देख सकते हो कि मोटर से अगर हमने टंकी में ऊपर पानी चढ़ाया है तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं टेम्परेचर में, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर में पहुंचा देता है। तो जो रिमोट लोकेशन है, रिमोट लोकेशन पे क्या होगा, वहाँ पे हम इस जो जनरेटर के अंदर हमें लिक्विड का मिक्सचर मिला है इसको हीट अप कर सकते हैं। हीट अप कैसे करेंगे, या लकड़ियाँ जला लो, इसके नीचे लकड़ियाँ जला सकते हैं, सोलर की हेल्प से सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, या आप यू कैन से कोई और मोड ऑफ यू कैन से हीटिंग यूज़ कर सकते हैं, लकड़ियाँ जला के भी। और मतलब वेस्ट एनर्जी जो हीट है ना, हीट हमारी किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे, जनरेटर के अंदर। मतलब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, QG लिख रहा हूँ मैं इसको, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई करने से क्या हो जा रहा है, हमारा जनरेटर जो है ये यहाँ पे इसका मिक्सचर का
टेम्परेचर बढ़ा देगा, मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। एंड एट हाई टेम्परेचर्स अमोनिया एंड वाटर दे बोथ सेपरेट। एट हाई टेम्परेचर अमोनिया एंड वाटर दे बोथ सेपरेट। और सेपरेट होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा अमोनिया जो है, अमोनिया एंड वाटर दे बोथ सेपरेट। और जब सेपरेट होते हैं तो वाटर जो है हमारा, यू कैन से वाटर थोड़ा जल्दी हमारा इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर तो क्या होगा, वाटर हमारा वेपर फॉर्म में बनेगा दोबारा। यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, यहाँ पे हमारा होता है एनालाइज़र। एनालाइज़र का मेन काम क्या है, एनालाइज़र का मेन काम क्या है, एनालाइज़र क्या करता है, ये अमोनिया को तो अपने अंदर से पास होने देता है बट वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। अमोनिया को अपने अंदर से पास होने देता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनालाइज़र का मेन काम क्या है, ये अमोनिया को तो पास होने देगा अपने अंदर से, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वापस यू कैन से वाटर को कंडेंस करवा देगा। ये वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, वाटर को कंडेंस करवाएगा। कंडेंस करवाने से हम क्या करेंगे, वो हाई प्रेशर पे वाटर है उसको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू वापस इसी कंटेनर में ले आएंगे। तो हमारा जो वाटर है कंटिन्यूसली, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर पे वाटर था, लिक्विड वाटर था, ठीक है, ठंडा पानी था यहाँ पे। ये क्या हुआ, यहाँ पे पंप के थ्रू पहले गया जनरेटर में, जनरेटर में इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा, यू कैन से टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर तो यहीं बढ़ गया था, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर तो कम कैसे हो गया, यहाँ पे जनरेटर ने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद एनालाइज़र ने इसको यहीं पे रोक लिया, एनालाइज़र ने रोका, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू इसका क्या हो गया, प्रेशर भी रिड्यूस हो गया और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो गया और वापस ये दोबारा उसी स्टेट में आ गया जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी। ठीक है, तो वो ओरिजिनल स्टेट में आ गया। एनालाइज़र क्या होता है, 90% हमारा पानी निकाल देता है बट 5-10% पानी रह जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, रेक्टिफायर। क्या होता है, रेक्टिफायर। एनालाइज़र जो है हमारा 90% निकालता है पानी और जो 5-10% जो बच जाता है उसके लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर भी क्या करता है, बचा हुआ 5-10% जो पानी होगा वो भी निकाल लेगा, वो हमारा डायरेक्ट नीचे सप्लाई कर देगा। यहाँ से फिर क्या होता है, हमें मिल गई क्या, अमोनिया का एक यू कैन से, यहाँ पे हमारा वीक सॉल्यूशन था, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मिलता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो हमारा अमोनिया का है, अमोनिया हमें हाई प्रेशर पे मिल गई है। हाई प्रेशर अमोनिया हमें यही तो रिक्वायर्ड था। कंप्रेसर का अब तक यूज़ क्यों कर रहे थे, कंप्रेसर का यूज़ क्यों कर रहे थे, हमें प्रेशर बढ़ाना था, टेम्परेचर बढ़ाना था। टेम्परेचर यू कैन से बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के बाद एक्सपेंड करते हैं, फिर इवेपोरेटर में दे देते हैं, यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। इवेपोरेटर कौन सी जगह है, वो जगह है जहाँ पे हम सारे यू कैन से अपने फ्रूट, सब्जियाँ या पानी, जो भी चीज़ें हमें ठंडी करनी होती हैं वो रखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर वापस वो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में कंडेंस होगी अमोनिया, कंडेंस होने के बाद एक्सपेंशन वॉल क्या करेगी, वहाँ से उसको प्रेशर रिड्यूस करवा देगी और प्रेशर रिड्यूस होने से उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और हमें रेफ्रिजरेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, रेफ्रिजरेशन मिल जाएगी। तो जी दिस वाज यू कैन से VARS। ठीक है जी, दिस वाज कंप्लीट VARS। एक बार दोबारा देख लेते हैं VCRS में क्या था और VARS में क्या है। VCRS में क्या है, हम कोई भी एक रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया है या R11, R12 या R22, कोई भी रेफ्रिजरेंट है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे। 4 कंपोनेंट होते थे हमारे। पहला क्या होता था, कंडेंसर, कंप्रेसर बोल सकते हैं, कंडेंसर बोल सकते हैं। पहले हमारा यहाँ पे कंप्रेसर था, ये कंडेंसर था, ये एक्सपेंशन वाल्व थी और ये इवेपोरेटर था। 4 कंपोनेंट थे। कंप्रेसर का काम, यहाँ पे कंप्रेसर का काम क्या था, कंप्रेसर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उस वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विफाई करते हैं,
ठीक है। वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विफाई हो जाता है हमारा कंडेंसर में, क्योंकि कंडेंस कर रहा है ऑब्वियसली। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में आता है। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों रिड्यूस कर देती है। प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस करने से हमें मिनिमम टेम्परेचर कहाँ मिल जाता है, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर में हीट सप्लाई करते हैं। क्या हीट कहाँ से सप्लाई होती है, ये हीट जो सप्लाई होती है, ये हीट का होती है जो हमारे जितने भी हमने फूड प्रोडक्ट वगैरह रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी चीज़ जो यू कैन से ठंडी करने के लिए वहाँ पे रखी है रेफ्रिजरेटर में, हमारा पानी हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ का टेम्परेचर हमें रिड्यूस करना है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो वो वहाँ से टेम्परेचर लेगा, हीट लेगा। हीट क्या होगी, वो हीट सफिशिएंट होती है, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या करती है, इवेपोरेटर के अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। वेपर से फिर वापस कंप्रेसर में जाती है और ये साइकिल चलती है कहाँ, VCRS में। VARS में क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेसर हटा दिया। कंप्रेसर की बजाय हम क्या कर रहे हैं, 3 इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से, पहला है एब्जॉर्बर, दूसरा है पंप और तीसरा है जनरेटर। पहला क्या है, एब्जॉर्बर, दूसरा क्या है, पंप, और तीसरा है जनरेटर। एब्जॉर्बर का काम क्या है, एब्जॉर्बर यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि वेपर जो होता है, वेपर का जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, अगर वेपर अमोनिया का हमें कंप्रेसर में क्या करते हैं, हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर अमोनिया का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसको लिक्विड के साथ मिक्स कर देते हैं। लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा क्या है, लिक्विड वाटर और अमोनिया का यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन होता है एब्जॉर्बर के अंदर। यहाँ से क्या होता है, लो प्रेशर अमोनिया वेपर इसके अंदर चला जाता है, वो इसके साथ मिक्स होता है। मिक्स होने से जब अमोनिया और वाटर मिक्स होता है तो वो हीट लिबरेट करते हैं। ठीक है, अमोनिया और वाटर जब मिक्स होगा तो वो हीट लिबरेट करेंगे, और हीट लिबरेट करने के बाद क्या होगा, पंप जो है हमारा, पंप के अंदर क्या होगा, पंप क्या करेगा, इसका प्रेशर बढ़ा देगा। पंप क्या करेगा, प्रेशर बढ़ा देगा। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, और पंप आप कहोगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ एज कम इन पंप इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू इन कंप्रेसर। ठीक है, फिर यहाँ पे कहाँ आ गया ये, जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर हमारा हाई प्रेशर पे अमोनिया और वाटर का मिक्सचर आ गया, और जब अमोनिया वाटर का मिक्सचर आया, ये क्या करेगा, यहाँ पे जब हाई प्रेशर पे अमोनिया वाटर का मिक्सचर होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे। हीट कैसे करेंगे, हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना इसका। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम इसको हीट करेंगे, और वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लकड़ियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ियों को जला के भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था जनरेटर के अंदर। जनरेटर में क्या होगा, जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे अमोनिया और वाटर सेपरेट हो जाते हैं। अमोनिया और वाटर सेपरेट हो जाते हैं। इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एनालाइज़र। क्या लगा देते हैं, एनालाइज़र। एनालाइज़र का मेन काम क्या होता है, एनालाइज़र अपने अंदर से अमोनिया को तो पास होने देता है, बट वाटर को वहीं पे रोक लेगा। वाटर को रोक लेगा तो क्या करेगा, वाटर को कंडेंस करवा देगा। कंडेंस होकर वाटर वापस गिरेगा, वाटर वापस गिरेगा, वाटर क्या होगा, कंडेंस होकर वापस गिरेगा, और वापस जो है वो PRV के थ्रू प्रेशर उसका रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, ये वापस इसी कंटेनर में आ जाएगा जो हमारा एब्जॉर्बर के अंदर था। ठीक है, जब यहाँ पे हीट कंटिन्यूसली लिबरेट हो रही है तो उसको निकालने के लिए हमने कूल वाटर भी फ्लो करवा रखा है। लास्ट में हमारे पास रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का मेन काम क्या है, एनालाइज़र जो है 90% हीट निकाल लेता है। रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर उस हीट को यू कैन से 90% वाटर निकाल लेता है, रेक्टिफायर क्या करता है 100% कर देता है उसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाई प्रेशर अमोनिया अचीव हो गई हमें। हाई प्रेशर अमोनिया कंडेंसर में जाएगी, वहाँ पे वो कंडेंस होकर लिक्विफाई होएगी। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाएगी, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद एक्सपेंशन वाल्व में उसका प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस होगा और हमें रेफ्रिजरेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट VARS। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, आप लोग उन चीज़ों को नोट कर लेना। तो जी मैं यहाँ पे पॉइंट बताता जाऊँगा, आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं, साथ साथ में आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा, क्या है पॉइंट नंबर 1, क्या है,
VARS के अंदर क्या होता है, हमारा जो कंप्रेसर जो ना यूज़ होके, VARS के अंदर क्या है, कंप्रेसर यूज़ ना होके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि इन VARS compressor is replaced by 3 components, mainly absorber, pump and generator। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1 क्लियर होना चाहिए। एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर, इनसे हमने रिप्लेस कर दिया। सेकंड पॉइंट कि सोलर हीट इज इफेक्टिवली यूज्ड इन VARS। ठीक है, सोलर हीट इज इफेक्टिवली यूज्ड इन VARS। थर्ड पॉइंट अगर हम लिखें, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वो मैं बता चुका हूँ कैसे। नेक्स्ट, अगर कोई लोग कुछ ये भी सोचेंगे कि भाई इसको अपा उससे ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते? ऐसा है, इसका COP बहुत कम होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ वेरी वेरी लो एज़ कम्पेयर टू VCRS। VCRS में जो हमारा COP रहता है वो 3 to 5 रहता है। VCRS में हमारा COP कितना रहता है? 3 to 5। बट VARS में COP की वैल्यू बहुत कम होती है। तो थर्ड पॉइंट यही लिखते हैं, इन VARS COP इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू VCRS। मेनली कितना होता है? 0.3 to 0.5। ठीक है, आपको आ रहा होगा, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा साथ साथ में। पॉइंट नंबर अपना कितना था? पॉइंट नंबर 4 था कि इन VARS COP इज़ लो, मेनली 0.3 to 0.5। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज इन VARS। वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन VARS। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे पॉइंट। तो वेस्ट हीट हम इफेक्टिवली कहाँ यूज़ कर सकते हैं? VARS में। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इट रन्स ऑन लो ग्रेड एनर्जी। इट रन ऑन लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी क्या है? मतलब इट इज़ ए हीट ऑपरेटेड यूनिट। इट इज़ ए हीट ऑपरेटेड यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या था? पंप, कंप्रेसर था। कंप्रेसर की वजह से साउंड बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे पंप है, हालांकि साउंड तो करता है बट कंप्रेसर के मुकाबले बहुत कम साउंड होती है। ठीक है, तो यू कैन से नेक्स्ट पॉइंट यही लिख सकते हैं, नॉइस रिडक्शन इज़ बेटर इन VARS। ठीक है, जहाँ पे हमें ये चाहिए कि भाई नॉइस भी ज़्यादा हो ना हो, क्योंकि मोटर घरों की देखते हो आप, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करती है। ठीक है, तो नॉइस रिडक्शन इज़ वेरी गुड इन VARS। नॉइस रिडक्शन इज़ गुड इन VARS। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, VARS इज़ यूज्ड इन रिमोट लोकेशंस। VARS is used in remote locations or where the cost of electricity is very high। ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए VARS के बारे में। अब जानते हैं कौन कौन से वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो जी पहला जो यू कैन से हम ये बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन VARS। कौन कौन से रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट का कम्बिनेशन हम VARS में मोस्टली यूज़ करते हैं? सबसे पहला जो होता है हमारा, सबसे पहला हम यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा, अमोनिया और वाटर। ठीक है, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ करने वाला कौन सा है? अमोनिया और वाटर। इसमें अमोनिया जो है
अमोनिया जो है इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट। अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट। साथ में हमें क्या करना होता है कि हमें वाटर को इससे अलग भी करना पड़ता है। अलग क्यों करना पड़ता है? वाटर तो हमारा 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। अगर हमें 0 डिग्री से कम हमें यू कैन से रेफ्रिजरेशन अचीव करनी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एनालाइज़र और रेक्टिफायर भी यूज़ करते हैं। तो इसमें एनालाइज़र प्लस रेक्टिफायर ये दोनों भी यूज़ किए जाते हैं। काम क्या है इनका? वाटर को रिमूव करना, टू रिमूव वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर अमोनिया, हाई प्रेशर अमोनिया से वाटर को रिमूव करना। एनालाइज़र जो है 90% तक रिमूव कर देता है वाटर को, और बचा हुआ 10% जो है रेस्ट 10% जो होगा वो रेक्टिफायर उसको रिमूव कर देगा। तो जी इसको इसी तरीके से लिखो कि अमोनिया वाटर रेफ्रिजरेंट जो मिक्सचर है वो कैसे यूज़ होता है। अमोनिया यूज़ होता है एज ए रेफ्रिजरेंट, वाटर यूज़ होता है एज ए एब्जॉर्बेंट। साथ में एनालाइज़र और रेक्टिफायर भी यूज़ किया जाता है टू रिमूव वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर अमोनिया। 90% एनालाइज़र रिमूव कर देता है और रेस्ट जो 10% होता है वो रेक्टिफायर रिमूव कर देता है। तो रेक्टिफायर के रिमूव करने के बाद हमारा जो हमें क्या मिलेगा, ड्राई अमोनिया वेपर्स मिल जाएंगे। इसके बाद आफ्टर रेक्टिफायर वी विल गेट ड्राई अमोनिया वेपर। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड अगर बात करें हमारा रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट मिक्सचर तो कौन सा है, लिथियम ब्रोमाइड और वाटर। सेकंड जो है LiBr एंड वाटर, लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर। लिथियम ब्रोमाइड वाटर में क्या है, लिथियम ब्रोमाइड जैसे उसमें हमने देखा था, तो लिथियम ब्रोमाइड जो है और वाटर इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ होगा और लिथियम ब्रोमाइड जो है एब्जॉर्बेंट रहेगा। वाटर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, हमारा रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ होगा और लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज़ होगा। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा वाटर जो है रेफ्रिजरेंट है, यही तो कूल करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाएगा, और फ्रीज़ हो जाएगा तो हमारा इवेपोरेटर्स कोयल्स वगैरह हैं वो सब चोक हो जाएंगी, और वो चोक हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, जो सिस्टम है फेल हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिथियम ब्रोमाइड इसमें क्या है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बर के रूप में यूज़ होगा, वाटर जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको यूज़ करेंगे। तो जी अब थोड़ा बात करते हैं इसके COP के बारे में। COP के बारे में बात करने से पहले आपको डायग्राम में वो चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने बताया था कि एक तो हमारा यहाँ पे क्या था, इवेपोरेटर, यहाँ पे क्या था, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में क्या था, इवेपोरेटर में क्या था, हीट कहाँ से ले रहा था, ये फूड वगैरह से, तो QE इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है, तो हीट सप्लाई हो रही है। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पे हमारा क्या था, इवेपोरेटर के बाद यहाँ पे क्या लगा था, एब्जॉर्बर। ठीक है, एब्जॉर्बर लगा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, मैंने बताया था। ठीक है, हीट कहाँ निकल रही है, हम कूल वाटर हम सप्लाई करते हैं, वो गर्म होता हुआ निकलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, QA, यहाँ पे हमारी हीट निकल रही है। इसके बाद हमने क्या किया था, ये पंप लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे जनरेटर है, क्या है, जनरेटर।
ये था क्या, हमारा एब्जॉर्बर, ये है जनरेटर। तो जनरेटर के अंदर क्या हो रहा था, जनरेटर के अंदर भी हम हीट सप्लाई कर रहे थे। बताया ना मैंने कि वुड से या किसी और चीज़ से हम इसको हीट कर सकते हैं, सोलर लाइट से हीट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जनरेटर में हीट, मतलब यू कैन से हम दे रहे हैं, ठीक है, हीट सप्लाई हो रही है। यहाँ पे PR भी लगा दी, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या कर रहा है, कंडेंसर अगेन क्या कर रहा है, कंडेंसर क्या कर रहा है, कंडेंसर हीट लिबरेट कर रहा है। कंडेंसर में तो हर बार क्या ही करते हैं, हीट एटमॉस्फेयर में लिबरेट करवाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, कंडेंसर जो है वो हीट वहाँ से निकालने का काम आता है, तभी तो वो लिक्विफाई करता है, ठीक है। तो ये कंडेंसर में हीट निकल रही है। तो अगर मैं बात करूँ बाकी जो सिस्टम है, यू कैन से जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है, इसमें हमारा हीट तो नहीं निकलती, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन वाल्व है ये हमारी ये ऐसे रहती है, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा ऐसे ना बना के ऐसे बना दे तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा VARS सिस्टम था। इसमें हमारा क्या है, हीट कहाँ कहाँ सिस्टम के अंदर जा रही है। पहला तो है इवेपोरेटर और दूसरा है जनरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर और जनरेटर के अंदर तो सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, और सिस्टम हीट लिबरेट कहाँ कर रहा है, एब्जॉर्बर में और कंडेंसर में, एब्जॉर्बर में और कंडेंसर में, ठीक है जी। तो एब्जॉर्बर और कंडेंसर क्या कर रहे हैं, हीट बाहर छोड़ रहे हैं। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, COP ऑफ VARS। हमारा क्या है, COP में क्या है, सबसे पहले हम देखते 3 टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जनरेटर में। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे कम टेम्परेचर इवेपोरेटर में। वहीं से तो हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। और एक और टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर कहाँ यूज़ हो रहा है, हमारा जो कंडेंसर है वो भी एम्बिएंट में हीट रिजेक्ट कर रहा है, और हमारा जो एब्जॉर्बर है वो भी एम्बिएंट में हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो 2 जगह एम्बिएंट में हीट रिजेक्ट हो रही है। तो T0 ये है, T0 ये है। ये तो कंसीडर कर लेते हैं हम इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में काम कर रहा है। ये कंसीडर करते हैं हम जनरेटर और कंडेंसर के बीच में काम कर रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं आपको COP याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, तरीका। COP को ड्राइव कैसे करते हैं वो मैं अलग से आप एक छोटी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और डेरिवेशन आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाली है नहीं। तो COP ड्राइव करने का फॉर्मूला मैं अलग से बता दूंगा आपको। फ़िलहाल याद करने का तरीका देखो, क्या करना है, आपको 3 टेम्परेचर मिलेंगे। सबसे ऊपर क्या है, जनरेटर का, सबसे नीचे क्या है, इवेपोरेटर का, और बीच में क्या है, एम्बिएंट। इन दोनों के बीच में तो क्या लगा दो, इंजन। इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, इंजन। और इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो क्या लगा दिया, इंजन, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, रेफ्रिजरेटर। तो हमारा यू कैन से, अगर कार्नोट साइकिल वाला COP का फॉर्मूला याद है ना, तो हमें क्या पता है, इंजन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाय T हायर, मतलब TG माइनस T नॉट डिवाइड बाय TG, ठीक है। और यू कैन से इसके यहाँ पे हमने रेफ्रिजरेटर लगाया, तो यहाँ पे हम यू कैन से कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर का COP का फॉर्मूला क्या होता है, T लोअर दैट इज TE डिवाइड बाय T हायर माइनस T लोअर। ये हमारा रेफ्रिजरेटर का COP हो गया, ये इंजन की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। इससे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट VARS का हमारे को यू कैन से COP का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। कंप्लीट VARS का COP का फॉर्मूला मिल गया। एक्चुअल में ये होता क्या है, QE डिवाइड बाय QE डिवाइड बाय QG। ये किसके बराबर होता है, QE डिवाइड बाय QG। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे, अरे यार क्या हो गया,
बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे कि नहीं हमें तो प्रूव करके दिखाओ, ये ड्राइव करके दिखाओ। तो ड्राइव करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जैसे ही आपको वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका COP का फॉर्मूला है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी आपको VARS का फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा तो 3 टेम्परेचर दे रखे होंगे, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो सबसे हायर और बीच वाला टेम्परेचर होगा, इन दोनों के बीच में इंजन लगाएंगे, इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे जो है रेफ्रिजरेटर लगाएंगे दोनों टेम्परेचर्स के बीच में, वहाँ पे हम उनके COP का फॉर्मूला लिख देंगे। तो वहाँ से हमारा COP ऑफ VARS हमारा अचीव हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर यू कैन से VARS। यहाँ पे COP कितना अचीव होता है, 0.3 से 0.5, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, 0.3 से 0.5। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें और आप यू कैन से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गेट के क्वेश्चंस ऑन VARS, ठीक है जी। टिल देन गुड बाय।